Well, I'm very thankful to Ms. Nadia ma'am, all dignities, which give me this golden opportunity to introduce myself. Hello friends, my name is Amit Rathore, and my topic name is asthma and its management. तो दोस्तों आइए समझते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा को हिंदी में बोलते हैं दमे की बीमारी भी बोलते हैं। तो अस्थमा बेसिकली है क्या? जब कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कोई डस्ट, कोई कुत्ते का बाल हो सकता है, बिल्ली का बाल हो सकता है, वो जब अंदर जाता है तो बॉडी समझती है कोई बाहर से आया है। तो बॉडी क्या करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो म्यूकस सिक्रेट करता है। बेसिकली जब म्यूकस सिक्रेट करता है तो वो नॉस्ट्रिल्स और आपका ट्रैकिया और आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें ब्रोंकाई वगैरह है उसको वो ब्लॉक कर देता है और उसको इन्फ्लाम भी कर देता है। ब्रोंकाइज को आपकी उसमें क्या ला देता है, सूजन ला देता है। इससे बेसिकली हीजिंग जो साउंड जैसा होता है जैसे खांसी में करते हैं ना, इस तरीके से जो साउंड आता है उसको ब्रीथलेसनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब रास्ता बंद हो जाएगा। सेम बॉडी इसी तरीके से काम करती है क्योंकि बॉडी समझती है क्योंकि बाहर का पार्टिकल है। तो जैसे कि चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में भी आपको टाइट फील होने लगता है, ठीक है, कफिंग होने लगता है। ये बहुत कारण से हो सकता है। कुछ एलर्जेंस हो सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताए, ठीक है। इस वजह से आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट मैं इसमें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल रास्ता नॉर्मल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप आराम से सांस ले सकते हैं, जो सांस लेने का प्रोसीजर उसको कर सकते हैं। और एस्थमेटिक एयरवेज में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, रास्ता पतला हो जाता है, संकरा हो जाता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और सूजन आने लगती है, इन्फ्लामेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन होने लगता है। और यहाँ पर म्यूकस है, जितना भी ये जो ग्रीन एरिया आपको चमक रहा था, ये म्यूकस है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकते हैं? इसके पॉजिटिव एजेंट आप किसी वायरल इंफेक्शन के कारण भी हो सकता है, एक्सपोज टू सम वायरल इंफेक्शंस, ठीक है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी, आप कहेंगे कि कुछ पेशेंट्स में देखने के लिए भी मिला है कि कुछ लोग नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी से भी एलर्जी है। कुछ लोगों को कहते हैं ना, मुझको दर्द वर्द की दवाई नहीं लेनी, मुझे उससे एलर्जी है, तो ये कोज कर सकती है। ऐसा देखा गया है, जब मैं ट्रेनिंग पे था, हॉस्पिटल ट्रेनिंग में, तो एक लड़की थी जिसको पूरा नेसेट कैटेगरी के ड्रग से एलर्जी थी। तीसरा, कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि सिगरेट का धुआं हो सकता है, उसमें एयर पोल्यूशन हो सकता है। बेसिकली एयर पोल्यूशन आजकल ज्यादा ही बढ़ रहा है। कुछ केमिकल्स हो सकते हैं इंडस्ट्री से निकले हुए, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं शुगर मिल्स वगैरह, इनसे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, कुछ गैसेस निकलती है, उनकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा, वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो आपका अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें भी हो सकता है। बेसिकली जब हम एक्सरे में देखते हैं तो सीटी एंगल वगैरह चेक करते हैं, बेसिकली कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो नहीं है, दोनों लंग्स को आराम से चेक करते हैं। सीटी एंगल होता है आपके डायफ्राम के एंगल होते हैं, वो शार्प एंगल होते हैं, उसको मैं एड में दिखा दूंगा गूगल साथ, ऐसी बात है। एलर्जेंस फ्रॉम डस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एलर्जेंस वो चीज होती है जो कि एलर्जी कोज करती है, बेसिकली कि समवन इज एलर्जिकल टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, वो कुछ भी हो सकता है। हेरिडिटी का मतलब है जो आपको अनुवांशिक मिला है, जो आपको पेरेंट्स से मिला है। मतलब बहुत सारे आप पेशेंट इसलिए लेते हैं, इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो जेनेटिकली भी उसको अस्थमा हो, उसके पापा को रहा हो, मम्मी को रहा हो या दादाजी को रहा हो, कुछ बीमारी जेनेटिकली आ जाती है, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव इसका हो सकता है, ठीक है। एंड इरिटेंट टेंडेंसी टू डेवलप द एलर्जी, ऐसा कोई पदार्थ जिससे आपको एलर्जी कोज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम कुछ लक्षण देखेंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं। लैप्रेट ब्रीथिंग, उसको सांस में बड़ी समस्या रहेगी, सांस लेने में। यूजिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर वो उसका बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत रहेगी तो पूरा रात, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि दमे की बीमारियों में ज्यादातर पेशेंट को दिन में उतनी दिक्कत नहीं है, पर रात में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रात में एक प्रोस्पेक्टिव ये भी है कि जो आपके ज्यादातर जो अगर पेशेंट को खुले में रहता है तो बेसिकली क्या करता है, पौधे उल्टा प्रोसेस करते हैं,
दिन में तो क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं, पर रात में उसकी उल्टी चेन चलाते हैं, तो इस वजह से भी सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक ये केस था, ठीक है। चेस्ट पेन, फ्रीक्वेंट कफिंग, बार बार उसको खांसने में दिक्कत रहेगी। एलर्जीज जो मैंने आपको बताई है, ये क्योंकि हिस्टामिन बॉडी में सिक्रेट होगा तो म्यूकस भी वही वही सिक्रेट होगा। कॉमन कोल्ड देखने के लिए मिलता है और उसको टाइट फीलिंग होता है चेस्ट में, काफी भारीपन सा लगता है, ठीक है। कॉजेज एंड ट्रिगर्स आप ले सकते हैं। पोल्यूशन एक अहम कारण है। स्मोकिंग दो तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट मतलब पी रहे हैं अगर सिगरेट तो बेसिकली, और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप किसी सिगरेट पीने वाले के संपर्क में बैठे हुए हैं, वो इनडायरेक्ट स्मोकिंग होती है। तो स्मोकिंग के कारण क्या होता है, बेसिकली कैसे होता है स्मोकिंग के कारण, ये समझते हैं। स्मोकिंग जब आप करते हैं तो स्मोकिंग से क्या होता है, आपके फेफड़े खराब होते हैं। जब फेफड़े खराब होते हैं तो उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, तो इस वजह से भी अस्थमा हो जाता है काफी बार। हाउस होल्ड केमिकल्स से, जैसे कि आप फॉर एन एग्जाम्पल किसी को फिनाइल से भी हो सकती है, उसको दिक्कत हो सकती है जो पोंछा वोछा लगाते हैं, ठीक है। जेनेटिक मैंने आपको पहले ही बताया है, फैटी फूड से और डस्ट से और पेट और कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। टाइप्स ऑफ अस्थमा में मैंने आपको बताया एलर्जिकल अस्थमा, जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत हो वो। दूसरा लेट ऑनसेट अस्थमा। लेट ऑनसेट अस्थमा में आप देख सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल लेट ऑनसेट अस्थमा में आप ये भी कह सकते हैं कि वो बेसिकली ज्यादातर देखने को मिला है वुमेन्स में, नाइदर मैन, ठीक है, वुमेन्स में देखने के लिए मिला है, ठीक है। एस्प्रिन से भी, जो एस्प्रिन एक्सिबिटेड रेस्पिरेटरी डिजीज है, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एसिड कैटेगरी के ड्रग से एलर्जी है उसको, तो उसको एस्प्रिन से भी एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन मैं आपको, आप उसको स्टेथोस्कोप से आराम से उसको साउंड सुनेंगे चेस्ट का तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट होता है लंग्स फंक्शन टेस्ट। लंग्स फंक्शन टेस्ट हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पर। लंग्स फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, एक क्लिप आपकी नोज पर लगा देते हैं और आपको ये वाला जो ये एपरेटस है इसको यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं। तो कितना बढ़िया आपने ब्लॉक किया है, तो उसका जैसे कि ईसीजी रिपोर्ट निकलता है ना, कुछ ऐसा ही निकलता है बेसिकली। पेशेंट को डीप ब्रेथ लेने के लिए कहते हैं, उसको ब्लो करने के लिए कहते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे ये जो टाइडल वॉल्यूम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है। मेल में 3000 होना चाहिए, फीमेल्स में 1900 होना चाहिए, फिर मेल में 500। ये नॉर्मल कैटेगरी है, ये नॉर्मल कैटेगरी में दिया गया है सब, ये जो दिया गया है बेसिकली, ये जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है अलग अलग वॉल्यूम का दिया है, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम होगी, रेसाइडल वॉल्यूम होगी, ये सब अलग अलग वॉल्यूम का दिया हुआ। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। जो ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में आप बेसिकली, ये मैंने जो क्लासिफिकेशन लिया है केडी त्रिपाठी से लिया है। ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट होते हैं बेसिकली, जैसे कि मोंटेलुकास, ये सब, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी इसमें यूज होते हैं, और बीटा टू सिम्पेटोमिमेटिक्स जैसे कि सल्ब्यूटामोल, टर्बिटोलिन, फ्लोमिट्रोल। आप मोंटेलुकास का मैक्सिमम डोज होता है 10 mg पर डे। अगर आपको उसको बीडी करना है तो उसको 5-5 mg आपको करना पड़ेगा। ये मैंने लिया है, सिप्ला कंपनी का था, मोन्टार एलसी के नाम से आती है मेडिसिन, ठीक है। सीवीआरटी में आप बीडी भी दे सकते हैं, पर इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेलर्स की। इनहेलर्स जैसे कि सल्ब्यूटामोल के सिंगल उसमें आता है, फॉर्बिट्रोल के उसमें आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंगल में भी आता है और कॉम्बिनेशन में भी आता है, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशंस कि हम उसको कैसे देते हैं। दिन में आप उसको 2 से 3 बार भी दे सकते हैं सीवीआरटी के आधार पर, तो उसको बोलते हैं 2 से 3 बार ले सकता है। ये फ्लो चार्ट है कैसे हम अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली आप हमको बिल्कुल, आप इस समय थोड़ा काम है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। हमको लाइफस्टाइल चेंज करना है। हमको ये पता होना चाहिए कि आई एम एलर्जिकल टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, दैट पर्टिकुलर ड्रग। इट मे बी ड्रग, इट मे बी डस्ट, इट मे बी हेयर और समथिंग एल्स, ओके। इसको आप मैनेज कीजिए। और एक योगा भी इसके लिए हम प्रेफर करते हैं, अनुलोम विलोम, उसको आराम से आप करेंगे तो आपका जो कहते हैं ना कि जो सांस लेने की कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम वगैरह,
उसमें आपको एनहांसमेंट देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you.